कहानी की शुरुआत होती है एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां जर्मन सैनिक कई नए कैदियों को गाड़ियों में भरकर लाते हैं। ये सभी कैदी पहले भी अलग अलग जेलों से कई बार फरार हो चुके होते हैं और इसी वजह से अब इन्हें ऐसी गुप्त जेल में लाया जाता है जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। उसी दौरान हमें कैदी कैप्टन चार्ली को दिखाया जाता है और कैप्टन चार्ली नए आए सभी कैदियों का लीडर होता है। तभी जेल का वार्डन वॉन लूगर चार्ली को अपने पास मिलने बुलाता है। अब वार्डन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे कैदी साथी किसी भी जेल से फरार हो सकते हैं, क्योंकि ये कैदी पहले भी भागने का मास्टर प्लान बनाकर कई जेलों से भाग चुके हैं। अब आगे वार्डन लूगर ये भी बताता है कि मुझे पता है इन्हीं में से एक कैदी अब तक 17 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। वार्डन को अंदाजा हो जाता है कि इन तमाम कैदियों का लीडर चार्ली ही होता है और इसी वजह से वार्डन चार्ली के साथ एक सौदा करने की कोशिश करता है। वार्डन कहता है, अगर तुम यकीन दिलाओ अब यहाँ से कोई कैदी भागने का प्लान नहीं बनाएगा तो बदले में हम तुम्हें कुछ खास सहूलतें देंगे। पर चार्ली उसकी बात सीधे ठुकरा देता है और कहता है, जिस तरह आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसी तरह हम भी सैनिक हैं और दुश्मन की जेल में चुपचाप बैठे रहना हमें मंजूर नहीं। इस पर वार्डन समझाता है कि ये कोई साधारण जेल नहीं बल्कि यहाँ लाइब्रेरी और गेम्स जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं जिनके लिए जरूरी सामान भी मुहैया कराया जाता है। आगे वार्डन ये भी कहता है, जब यहाँ पहले से हर सहूलत मिल रही है तो कोई कैदी भागने का जोखिम आखिर क्यों उठाएगा। इतना कहकर वो चार्ली को रिश्वत के तौर पर सिगरेट ऑफर करता है। अब सीन हिल्स नाम के कैदी पर शिफ्ट होता है और हिल्स जेल के हर एक कोने पर ध्यान से नजर रख रहा होता है। हिल्स भांप लेता है कि ऊपर तैनात अधिकारी हर कैदी पर पैनी नजर रखे हुए हैं ताकि कोई भी कैदी सुरक्षा तार के करीब न जाए और तार को छूने की कोशिश तक न करे। इसी बात को परखने के लिए वो पास के एक कमरे के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। अब उसी जगह डैनी और बिल भी नजर आते हैं और वो दोनों देखते हैं कुछ कैदी एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं। तभी डैनी बताता है कि ये रूसी कैदी हैं और इन्हें पेड़ काटने के काम पर हर रोज जेल से बाहर भेजा जाता है। इतना बोलते ही डैनी के दिमाग में तुरंत भागने का एक आइडिया आता है और वो फौरन अपनी जैकेट उतार देता है। इसी बीच डैनी बिल से सिगरेट भी मांगता है और उसके कान में सारा प्लान समझा देता है। अब बिल बाकी कैदियों के पास जाता है और उनसे झगड़े का नाटक करने को कहता है ताकि वहाँ भीड़ जमा हो जाए। सभी कैदी मान जाते हैं और एक जैकेट को लेकर लड़ने का तमाशा शुरू कर देते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी एक रूसी कैदी को सिगरेट देता है और बदले में उसके कपड़े मांग लेता है। वहीं दूसरे कैदी को सिगरेट देकर बदले में एक कुल्हाड़ी भी ली जाती है और दूसरी ओर कुछ कैदी घास के ढेर में जा छिपते हैं ताकि बाहर जाने वाली गाड़ी के साथ ही निकल सके। इतने में हिल्स के पास उसका एक साथी पहुंचता है और बताता है कि जिस वॉच टावर से अधिकारी निगरानी कर रहे हैं वहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट है, यानी एक ऐसा कोना है जो उनकी नजर से बचा हुआ है। ये सुनते ही हिल्स अपनी गेंद उसी जगह गिरा देता है ताकि उस कोने को परख सके। उधर रूसी कैदियों को बाहर ले जाया जा रहा होता है और इसी दौरान जेम्स नाम का एक कैदी भी गंदे कपड़े पहनकर उन्हीं के बीच छिप जाता है। जेम्स और डैनी आपस में अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, जबकि डैनी को हल्की फुल्की रूसी भाषा भी आती है। कुछ कैदी चलती हुई घास की गाड़ी में छलांग लगाकर छिप जाते हैं, यानी हर कोई अपने अपने तरीके से पहले ही दिन फरार होने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन तभी एक जर्मन अधिकारी सबको रोक देता है और जेम्स को पहचानते ही भीड़ से बाहर खींच लेता है। दरअसल अधिकारियों को पहले से ही पता होता है कि कैदी पहले दिन भागने की कोशिश जरूर करेंगे। अब अधिकारी डैनी की तरफ बढ़ता है और डैनी रूसी बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर वो सही से बोल नहीं पाता और डैनी भी पकड़ा जाता है। तभी अधिकारी घास में भाला घुसाकर तलाशी लेने लगता है और छिपे हुए कैदी खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। उधर हिल्स अब तक सुरक्षा तार के करीब पहुंच चुका होता है और उसे एहसास होता है कि इतनी देर से ऊपर तैनात अधिकारियों को मेरे बारे में पता नहीं चला, जिसका मतलब है कि ये ब्लाइंड स्पॉट सचमुच काम कर रहा होता है। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक हिल्स को देख लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अगले ही पल ऊपर तैनात अधिकारी हिल्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब हिल्स तुरंत बहाना बनाता है और कहता है, मैं तो सिर्फ अपनी गेंद लेने यहाँ आया हूँ। थोड़ी ही देर में कई जर्मन सैनिक वहाँ पहुंच जाते हैं और आखिर में वार्डन वॉन लूगर भी आ जाता है। अब वॉन लूगर सीधे हिल्स से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पहले हिल्स कुछ पल के लिए हिचकिचाता है और फिर सच बता देता है और कहता है, मैं यहाँ ब्लाइंड स्पॉट चेक करने आया हूँ। ये सुनते ही वॉन लूगर कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम एक अमेरिकन पायलट हो और तुम इससे पहले 18 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुके हो। वार्डन हिल्स को बदतमीजी से जवाब देते देखता है और जिस वजह से वार्डन आगबबूला हो जाता है और हिल्स को 20 दिन के लिए काल कोठड़ी में बंद करने की सजा सुना देता है। उसी वक्त एक दूसरा कैदी भी शरारत करता है और अब उसे भी काल कोठड़ी की सजा सुना दी जाती है। अब दोनों को अलग अलग सेल में रखा जाता है और वहीं रहते हुए वो दीवार के जरिए आपस में बातें करते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान जेल में एक नया कैदी लाया जाता है जिसका नाम कैप्टन रोजर होता है। रोजर को देखकर बाकी साथी खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को शक न हो इसलिए सभी रोजर से दूरी बनाकर रखते हैं। उधर रोजर को वार्डन के दफ्तर में पेश किया जाता है, जहां एक अधिकारी उसे पहचान लेता है और वार्डन को चेतावनी देता है कि इस शख्स पर खास नजर रखी जाए, क्योंकि रोजर सभी कैदियों का ग्रुप लीडर होता है और हमेशा ग्रुप बनाकर भागने की फिराक में रहता है। कुछ ही देर में पता चलता है कि रोजर दरअसल एक्स ऑर्गेनाइजेशन नाम के ग्रुप का लीडर है और इस ग्रुप के ज्यादातर कैदी इसी जेल में मौजूद हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इनका मकसद बार बार भागने का होता है ताकि दुश्मन देश
देश का बहुत सारा पैसा इनको गिरफ्तार करने में ही खर्च होता रहे। रोजर चार्ली को बताता है और कहता है इस बार सिर्फ अकेले नहीं बल्कि करीब 250 कैदियों को साथ लेकर निकलना है। चार्ली को ये आइडिया थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, पर रोजर अपनी बात पर डटा रहता है और रात में एक मीटिंग रखता है। अब रात होते ही तमाम कैदी एक जगह जमा हो जाते हैं और रोजर समझाता है कि हम सब एक लंबी सुरंग खोदकर यहाँ से निकलेंगे। बॉर्डर के सबसे नजदीक कमरा नंबर 104 पड़ता है, लेकिन खुदाई कमरा नंबर 105 से शुरू की जाएगी ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनते ही बिल कहता है कि इसका मतलब तो बहुत ही लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी। रोजर आगे समझाता है कि सुरंग को पहले काफी नीचे तक खोदा जाएगा जिससे आवाज ऊपर तक न पहुंचे। इस बार एक नहीं बल्कि 3-3 सुरंगें तैयार की जाएंगी और जिन्हें टॉम, डिक और हैरी नाम दिया जाएगा ताकि बातचीत के दौरान कोई समझ ना सके कि किस सुरंग का जिक्र हो रहा है। तभी कॉलिन वहां पहुंचता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। कॉलिन जाली दस्तावेज तैयार करने में माहिर होता है और बताता है कि भागने के बाद असली इम्तिहान जर्मनी की सरहद पार करने का होगा, जिसके लिए नकली कागजात और कपड़े बनाने होंगे। इसके बाद रोजर सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपता है और एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की बात करता है जिससे अधिकारियों के आते ही फौरन काम रुक जाए और सुरंग के बारे में किसी को भनक तक न लगे। अगले दिन एक कैदी सही मौके की ताक में रहता है और तभी वो वहां एक जर्मन सैनिक के साथ झगड़ा करने लगता है और बाकी कैदी जानबूझकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल ये सब एक प्लान होता है ताकि अधिकारियों का ध्यान बंट जाए। इसी दौरान एक कैदी जर्मन गाड़ी के नीचे जाकर हैंडल जैसा लोहे का औजार चुरा लेता है और खिड़की के रास्ते अपने साथियों तक पहुंचा देता है। कुछ ही देर में वहां सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है और आसपास कोई जर्मन सैनिक नजर नहीं आता। अब कमरा नंबर 105 के बाहर खड़ा कैदी दरवाजे पर नोक करता है और ये समझते ही अंदर मौजूद कैदी फौरन सुरंग खोदने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ डेनी और बिल फर्श की टाइलें हटाते हैं और चूल्हे को जलता रहने देते हैं ताकि बाहर धुआं उठता रहे और जर्मन सैनिकों को यही लगे कि कैदी बस अपने डेली रूटीन के काम में लगे हैं। इसके बाद डेनी उस जगह पर निशान लगाकर 17 लिख देता है क्योंकि ये उसकी 17वीं सुरंग होती है। जैसे ही डेनी कुल्हाड़ी से खुदाई शुरू करता है और तभी खिड़की पर खड़ा साथी इशारा करता है। उस इशारे को सुनकर बाहर खड़ा कैदी उसी लोहे के टुकड़े को ठोकने लगता है जो हैंडल चुरा कर लाया गया होता है। इस शोर के साथ डेनी आराम से सुरंग खोदना शुरू कर देता है ताकि असली आवाज दब जाए। इसी दौरान जेम्स कमरे के अंदर दाखिल होता है और अपने कोट में छिपाकर रखी हुई एक टाइल बाहर निकालता है। इसके बाद वो सब मिलकर वॉशरूम की सिंक खोलते हैं और उस टाइल को वहीं फिट कर देते हैं। टाइल के हटते ही खुलासा होता है कि सिंक के नीचे एक और सुरंग भी पहले से खोदी जा रही होती है। अब डेनी उसी सिंक में जाकर खुदाई शुरू कर देता है और तभी एक सिग्नल के जरिए पता लगता है कि जर्मन अफसर मुआयना करने आ रहे हैं। ये पता चलते ही डेनी अपने हथियार सुरंग के अंदर ही गिरा देता है और ऊपर से टाइल सही से फिट कर देता है। फिर सब मिलकर सिंक को पहले जैसा फिट कर देते हैं और उसमें पानी भरकर रख देते हैं ताकि कुछ भी अजीब न लगे। डेनी नहाने के बहाने वहीं रुक जाता है और वो खुदाई के दौरान अपनी बॉडी पर लगी मिट्टी को साफ करने लगता है। इसी दौरान एक जर्मन अधिकारी वहां आ जाता है और सीधा उसी जगह के ऊपर खड़ा हो जाता है जहां नीचे सुरंग तैयार हो रही होती है। बिल भी वहीं पास में सफाई का बहाना बनाकर काम करने लगता है ताकि किसी को शक ना हो। उस अधिकारी को कुछ भी गलत नहीं लगता और वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब डेनी दोबारा खुदाई शुरू करता है तो काफी ज्यादा मिट्टी निकलती है और अब ये इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है क्योंकि अगर मिट्टी इसी तरह जमा होती रही तो ये सब पकड़े जा सकते हैं। मतलब अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इस मिट्टी को बिना किसी को शक हुए ठिकाने कैसे लगाएं। इसी दौरान एरिक कमरे में आता है और कहता है मुझे इस परेशानी का हल मिल गया है। फिर एरिक अपने गले में पहनी हुई एक शॉल दिखाता है जिसके अंदर 2 छोटे छोटे बैग छिपे होते हैं। अब एरिक समझाता है खुदाई के बाद हर कैदी इन बैगों में मिट्टी भरकर अपने कपड़ों के अंदर छिपाएगा और चलते चलते थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमीन पर गिराता जाएगा। इससे मिट्टी पूरे रास्ते फैल जाएगी और किसी को जरा भी शक नहीं होगा। बाद में सफाई के दौरान ये मिट्टी आसानी से हटा दी जाएगी और कोई सबूत भी नहीं बचेगा। एरिक का ये तरीका सभी को पसंद आता है। तब रोजर कहता है पहले हमें इस प्लान को परखना होगा, लेकिन एरिक कहता है मैं पहले ही ऐसा कर चुका हूँ। इसके बाद सभी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी को पूरी तरह गायब कर देते हैं ताकि कहीं भी कोई निशान बाकी न रहे। उसी दिन एक लाइब्रेरियन हैंडली के पास आता है और उसे कुछ जरूरी सामान देकर चला जाता है जो आगे उसके भागने के प्लान में काम आने वाला होता है। तभी हैंडली उस सामान में से कुछ ऐसी चीजें अलग निकाल लेता है जिन्हें सिर्फ जर्मन लोग ही जेल से बाहर ले जा सकते थे। इतने में वार्नर ये सब देख लेता है और वहां से निकलते हुए कहता है मैं इसकी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन हैंडली तुरंत वार्नर को रोक लेता है और कहता है तुम आखिर किस बात की रिपोर्ट करोगे? अगर तुम ये बताओगे कि तुम एक कैदी की कोठड़ी में मौजूद थे तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाएगा और सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। ये सुनते ही वार्नर वहीं रुक जाता है और कहता है ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन हैंडली वार्नर
वार्नर को पकड़ लेता है, पर फिर भी आखिरकार वार्नर वहां से निकल जाता है। वार्नर के वहां से निकलते ही पता चलता है कि हैंडली पहले ही वार्नर का वॉलेट चुरा चुका होता है, जिसमें ट्रेवल कार्ड और पासपोर्ट भी रखा हुआ था। अगली सुबह हैंडली वो सभी चीजें कॉलिन को दे देता है ताकि कॉलिन उनके अलग अलग नकली दस्तावेज तैयार कर सके। ये देखकर रोजर हैंडली की तारीफ करता है और कहता है कि ऐसा काम करना बिल्कुल आसान नहीं था। रात होते ही रोजर ग्रिफिथ से मिलने पहुंचता है। दरअसल ग्रिफिथ को कपड़ों की अच्छी समझ होती है और फिर रोजर के कहने पर ग्रिफिथ कई कैदियों की यूनिफॉर्म काट छांट कर बदल देता है, जिससे वो अब कैदियों जैसी नहीं दिखती। अब अगर ये कैदी उन कपड़ों को पहनकर बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल आम जर्मन नागरिक नजर आएंगे। अगले दिन हिल्स और उसका साथी आइसोलेशन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही रोजर और लाइब्रेरियन दोनों उनसे बात करने पहुंचते हैं। तब रोजर कहता है, मेरे पास जर्मनी का पूरा नक्शा है और मुझे स्टेशन की भी जानकारी है, लेकिन बॉर्डर के उस पार क्या है ये मुझे नहीं पता। इसलिए हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो बाहर जाकर वापस लौटे और पूरी जानकारी लेकर आए। ये सुनते ही हिल्स साफ मना कर देता है और कहता है, अगर मैं एक बार बाहर निकल गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। हिल्स का जवाब सुनकर रोजर और मैक वहां से चले जाते हैं। उसी रात वार्नर हैंडली और कॉलिन के कमरे में पहुंचता है और कहता है, मेरा वॉलेट शायद यहीं कहीं खो गया है। अगर कमांडर को इसका पता चल गया तो मुझे सजा मिल सकती है। इस पर हैंडली उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वॉलेट ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। जबकि असल में वार्नर का वॉलेट पहले से हैंडली के पास ही होता है। ये सुनकर वार्नर हैंडली का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। उधर बिल सुरंग की मिट्टी को एक ट्रॉली में भरकर दूसरी तरफ ले जाता है और उसे अपने कपड़ों में छिपा लेता है। यानी सुरंग में ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इतने में डेनी को बिल की आवाज सुनाई पड़ती है और डेनी ट्रॉली के सहारे बिल तक पहुंच जाता है। बिल मिट्टी में फंसा हुआ होता है पर डेनी उसे बाहर खींच लेता है। इस पर रोजर बिल से कहता है, अब से ये काम तुम नहीं करोगे और तुम्हारी जगह हैंडली जाएगा। फिर डेनी कहता है, इस सुरंग को बचाए रखने के लिए हमें ढेर सारी लकड़ी की जरूरत होगी। अगले दिन से ही सभी कैदी कहीं ना कहीं से लकड़ी इकट्ठा करके उसे नीचे सुरंग तक पहुंचाने लगते हैं। वहीं हिल्स भी बेड से निकालकर बहुत सारी लकड़ी लिए चला जा रहा होता है। तभी एक कैदी उछलकर उस बेड के ऊपर आ बैठता है और नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि हिल्स पहले ही बिस्तर की सारी लकड़ी निकाल चुका होता है। अगले दिन सीनियर कैदी आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि टॉम नाम वाली सुरंग को पूरा होने में अब सिर्फ 50 फीट की दूरी बची है और वहीं स्टोव के पास वाली सुरंग का काम भी लगभग पूरा होने को होता है। इसी बीच हैंडली बहुत सारे आलू लेकर आता है और रात में हैंडली, जैक और हिल्स मिलकर आलू से ब्रांडी तैयार करते हैं और उसका स्वाद भी चखते हैं। अगली सुबह ये तीनों मिलकर अमेरिका का झंडा फहराते हैं और ब्रांडी के साथ जश्न मनाते हैं और जेल के अंदर ही एक मार्च निकालते हैं। दरअसल आज 4 जुलाई होता है, यानी अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, और इसी दिन ये लोग किचन वाली सुरंग से भागने वाले होते हैं, क्योंकि वो सुरंग पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। सभी कैदियों को ब्रांडी बांटी जाती है और हर कोई जश्न मनाने लगता है। यहाँ तक कि एक जर्मन अधिकारी भी इन्हें थोड़ी डील दे देता है, पर वही अधिकारी चुपके से कमरा नंबर 105 में जाकर जांच करने लगता है जहाँ सुरंग बनी होती है। बाहर से ये सब हैंडली देख लेता है और जाकर रोजर को बता देता है। इस पर रोजर कहता है, इसे नजरअंदाज करो, अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो इसे शक हो जाएगा। उधर एक अधिकारी कमरे की तलाशी लेते हुए बिस्तर के नीचे से कुछ लकड़ी बरामद करता है, पर उसे ये बात ज्यादा गंभीर नहीं लगती और वो बाकी कमरों की जांच करने चला जाता है। इसी कमरे में वार्नर एक गिलास में पानी भरता है और तभी गलती से गिलास गिर जाता है। वार्नर जैसे ही नीचे झुककर देखता है तो पता चलता है कि स्टोव के नीचे वाली टाइल ने सारा पानी भीतर खींच लिया है। इससे वार्नर को समझ आ जाता है कि नीचे जरूर सुरंग है और वो फौरन दूसरे अधिकारी को बुला लेता है। बाहर खड़े सभी कैदी घबरा जाते हैं। अधिकारी वहां पहुंचकर टाइल हटाता है और सुरंग का पर्दाफाश हो जाता है। ये खबर मिलते ही एब्स, जो भागने को लेकर बहुत खुश था, पूरी तरह टूट जाता है। निराश होकर एब्स सीधे बॉर्डर की तार फांदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक जर्मन सैनिक मशीन गन से उस पर फायर कर देता है और एब्स की वहीं मौत हो जाती है। इस घटना का सबसे गहरा असर हिल्स पर पड़ता है, क्योंकि काल कोठड़ी की सजा के दौरान एब्स की हिल्स से गहरी दोस्ती हो गई होती है। अब रोजर कहता है, हमें जल्दी हैरी सुरंग का काम पूरा करना होगा। दरअसल 3 सुरंग इसलिए बनाई गई होती है ताकि अगर एक सुरंग पकड़ी जाए तो दूसरी के रास्ते जेल से बाहर निकला जा सके। रात होते ही हिल्स चुपके से बाहर निकल आता है और अपने खोजे हुए ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंच जाता है। अब हिल्स उस सुरक्षा वाली तार को काटना शुरू कर देता है, पर अगली सुबह अधिकारी उस कटी हुई तार को देख लेते हैं और हिल्स को ढूंढकर वापस जेल में लाया जाता है। इसे देखकर एरिक कहता है, हिल्स को तो बहुत जल्दी पकड़ लिया गया है। इस पर रोजर बताता है, हिल्स पकड़ा नहीं गया बल्कि अपनी मर्जी से वापस लौटा है। दरअसल रोजर के कहने पर ही हिल्स एक रात के लिए बाहर गया होता है ताकि वो वापस आकर बाहर के हालात बता सके, क्योंकि रोजर को ये जानना था कि जेल के बाहर का इलाका सुरक्षित है
या नहीं। इसी वजह से हिल्स वापस जेल लौटकर ये जानकारी देता है और असल में हिल्स ने ये सब अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए भी किया होता है। नकली पासपोर्ट बनाते वक्त कॉलिन के असिस्टेंट से एक छोटी गलती हो जाती है, पर भागने जैसे इस बड़े प्लान में ये छोटी गलती भी बड़ा खतरा बन सकती थी। इसलिए असिस्टेंट दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब कॉलिन खुद पासपोर्ट जांचने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिन की नजर कमजोर पड़ने लगती है और थोड़ी देर में वो कुछ भी देख नहीं पाता। फिर कॉलिन अपने कमरे में जाकर 5 कदम गिनता है और नीचे एक सुई रख देता है। तभी वहां हैंडली आ पहुंचता है और दोनों सोने का बहाना करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रोजर भी वहां आ जाता है और कॉलिन ऐसा दिखावा करता है जैसे मेरी नजर को कुछ नहीं हुआ। अगर बाकी सबको पता चल जाता कि कॉलिन को अब दिखना बंद हो गया है तो वो कॉलिन को साथ नहीं ले जाते, पर रोजर को ये बात पहले से मालूम होती है कि कॉलिन की नजर लगभग जा चुकी है। खुद को सही साबित करने के लिए कॉलिन दरवाजे की तरफ बढ़ता है और 5 कदम चलकर नीचे रखी सुई उठा लेता है, लेकिन रोजर कॉलिन की ये चाल फौरन भांप जाता है। रोजर कहता है एक बार फिर दरवाजे तक चलकर दिखाओ, और इस बार रोजर बीच में अपना पैर रख देता है, जिससे कॉलिन उस पैर से टकराकर गिर पड़ता है। इस पर रोजर कॉलिन को कहता है एक अंधे आदमी को साथ ले जाने में इतना खतरा है कि इसकी वजह से बाकी सब भी पकड़े जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें साथ ले जाना मुनासिब नहीं। ये सुनते ही हैंडली कहता है कॉलिन की जिम्मेदारी मैं लूंगा। हैंडली वादा करता है जेल से निकलने से लेकर दूसरे मुल्क पहुंचने तक मैं कॉलिन के साथ रहूंगा और तब तक कॉलिन को कुछ नहीं होगा। आखिरकार वो रात आ जाती है जिसका इंतजार हर कैदी को होता है। निकलने से पहले सुरंग में ट्रॉली और लाइट का इंतजाम कर दिया जाता है ताकि 300 फीट लंबी इस सुरंग में आसानी से अंदर बाहर आया जा सके। हालांकि लैंप की गर्मी से सुरंग में तापमान भी काफी बढ़ गया होता है। इधर मैक और रोजर वॉशरूम के नीचे बनी उसी सुरंग में पहुंचते हैं जिसे हैरी नाम दिया होता है। इसी सुरंग में डैनी अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है और साफ पता चलता है कि 3-3 सुरंगें खोदने की वजह से डैनी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका होता है। डैनी को सबसे पहले बाहर निकलना था, पर अचानक डैनी मना कर देता है और वापस सुरंग से बाहर आ जाता है। तब रोजर बिल को बाहर भेजता है ताकि वो डैनी को संभाल सके। फिर रोजर और मैक ट्रॉली के सहारे सुरंग के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां ऊपर हिल्स खुदाई में लगा होता है। हिल्स जैसे ही ऊपर जाकर बाहर का हाल देखता है तो हैरान रह जाता है। अब हिल्स वापस आकर रोजर को बताता है कि सुरंग जंगल से करीब 20 फीट पहले ही खत्म हो रही है, मतलब बॉर्डर पार करने से पहले खुला इलाका पार करना होगा जहां अधिकारी हमें आसानी से देख सकते हैं। ये सुनकर एक कैदी रोजर से कहता है अगर सुरंग सीधे जंगल तक निकल जाती तो हमें बाहर जाते कोई नहीं देख पाता। इसी वजह से इस भागने के प्लान को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पर रोजर जवाब देता है नकली डॉक्यूमेंट्स पर आज की ही आखिरी तारीख है और हमें आज ही भागना होगा या फिर हम कभी नहीं भाग पाएंगे। इतने में हिल्स वापस आता है और एक नया आइडिया देता है। ये सुनते ही रोजर करीब 30 फीट लंबी एक रस्सी का बंदोबस्त करवा लेता है। अब जर्मन अधिकारियों का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तभी हिल्स सुरंग से बाहर आकर उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है और वहीं छिपकर अधिकारियों पर नजर रखने लगता है। जैसे ही जर्मन अधिकारी इधर उधर देखना शुरू करते हैं हिल्स रस्सी हिलाकर सिग्नल दे देता है। इस इशारे को देखते ही सुरंग के अंदर मौजूद कैदी समझ जाते हैं कि बाहर निकलने का यही सही मौका है। अब एक एक करके कई कैदियों को नकली दस्तावेज और बदले हुए कपड़ों के साथ सुरंग के रास्ते जेल से बाहर भेजा जाने लगता है। फिर काफी समझाने के बाद डैनी को भी सुरंग के अंदर उतारा जाता है। दरअसल सुरंग की तंग जगह में जाते ही डैनी को घुटन होने लगती है जो क्लॉस्ट्रोफोबिया नाम की एक बीमारी है। इसके बाद हैंडली और कॉलिन की बारी आती है, लेकिन तभी जर्मन सैनिक सायरन बजा देते हैं। इस सायरन का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए बिजली बंद होने वाली होती है। सभी कैदी तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हैं और अंधेरे का सहारा लेकर तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। फिर डैनी और बिली भी अंधेरे में सुरंग से बाहर पहुंच जाते हैं। बिजली वापस आते ही मैक और रोजर भी सुरंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी बाहर निकलते समय एक कैदी गिर जाता है और उसकी आवाज पास खड़े जर्मन सैनिक तक पहुंच जाती है। इस पर एक जर्मन सैनिक टॉर्च लेकर जांच करने वहां आ जाता है, जबकि वो कैदी उसी जगह पास में छिपा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुरंग के अंदर अगला कैदी घबराया हुआ खड़ा रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो बाहर निकल पाएगा या नहीं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जर्मन सैनिक उस छिपे हुए कैदी को देख नहीं पाता। तभी घबराहट में अगला कैदी बिना किसी सिग्नल का इंतजार किए सुरंग से बाहर निकल आता है। इस बार जर्मन अधिकारी की नजर उस कैदी पर पड़ जाती है। ये सब होते देख हिल्स भी वहां से भाग निकलता है और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए कैदी खुद ही सुरंग के अंदर वापस लौटने लगते हैं क्योंकि अब उनका पूरा राज खुल चुका होता है। अगली सुबह जर्मन पुलिस उन 63 कैदियों की तलाश का आदेश जारी कर देती है जो पिछली रात जेल से फरार हो गए थे। फिर दिखाया जाता है कि भागे हुए सभी कैदी अलग अलग हो चुके होते हैं क्योंकि साथ रहने से पकड़े जाने का खतरा कहीं ज्यादा होता। दूसरी तरफ रोजर, मैक, एरिक, हैंडली
और कॉलिन लंदन जाने वाली ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में सवार हो जाते हैं। तभी हैंडली की नजर कुछ जर्मन लोगों पर पड़ती है जो उसी की तलाश कर रहे होते हैं, और ये देखकर हैंडली तुरंत एरिक के पास पहुंचता है और कहता है कुछ जर्मन लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन एरिक बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि एरिक के पास नकली दस्तावेज होते हैं और एरिक को जर्मन भाषा भी अच्छी तरह आती थी। दूसरी तरफ हैंडली और कॉलिन ट्रेन से उतरते ही वहां से भाग निकलते हैं। तभी जर्मन अधिकारी एरिक के पास पहुंचते हैं। इस पर एरिक अपने नकली दस्तावेज दिखाता है और उनसे आराम से बात करता है, जिससे किसी को एरिक पर जरा भी शक नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद जांच के लिए ट्रेन रोक दी जाती है। इसी ट्रेन में रोजर और मैग भी सफर कर रहे होते हैं। तभी स्टेशन पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर रोजर को पहचान लेता है। ये देखते ही एरिक समझ जाता है कि अब मामला बिगड़ चुका है, इसलिए एरिक तुरंत उस इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है। अगले ही पल पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोजर और मैक वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी एरिक पर गोली चला देता है और एरिक की वहीं मौत हो जाती है। अब कहानी जेम्स की तरफ बढ़ती है और जेम्स एक आदमी की साइकिल चुराकर जर्मनी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हिल्स सड़क पर एक तार बांध देता है। तभी एक जर्मन सैनिक की बाइक उस तार से टकराकर गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर हिल्स उस सैनिक के कपड़े और बाइक लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरा अधिकारी हिल्स से पहचान बताने के लिए कहता है। ये सुनते ही हिल्स को शक हो जाता है और हिल्स तुरंत वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हिल्स एक सुनसान जगह पर रुककर अपने कपड़े बदलने लगता है। उधर कॉलिन और हैंडली एक फाइटर प्लेन तक पहुंच जाते हैं। फिर दोनों उसी प्लेन को उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। ये देखते ही हेडक्वार्टर के अधिकारी तुरंत इसकी सूचना आगे भेज देते हैं। आसमान में उड़ते हुए हैंडली कॉलिन से कहता है बस 20 मिनट और फिर हम स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे। अब ये बात सुनकर कॉलिन राहत की सांस लेता है। तभी प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है और कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन इस हादसे में कॉलिन की मौत हो जाती है। अब कहानी फिर हिल्स की तरफ बढ़ती है। हिल्स जर्मन अधिकारियों से बचते हुए काफी देर तक भागता रहता है और इस दौरान कई खतरनाक स्टंट करता है जो उस समय के हिसाब से बेहद जोखिम भरे होते हैं। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक हिल्स की बाइक पर गोली चला देता है और अगले ही पल हिल्स नीचे गिर जाता है। फिर जर्मन अधिकारी हिल्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी जेम्स की तरफ जाती है जो एक ड्रिंक शॉप के मालिक से मिलता है। दरअसल वो लोग ब्रिटिश होते हैं और कई सालों से जर्मनी में रह रहे होते हैं। जेम्स की हालत समझने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरी तरफ कुछ कैदी भी छिपकर बच निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक जर्मन अधिकारी उन कैदियों की तलाश में लगा होता है। फिर भी कुछ कैदी जर्मन भाषा आने की वजह से उसकी नजर से बच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कैदी पकड़े जाते हैं। उधर रोजर भी वहां से निकलने की कोशिश करता है और एक जगह जाकर रुक जाता है। लेकिन उसी जगह पहले से एक जर्मन अधिकारी खड़ा होता है और रोजर को तुरंत पहचान लेता है। यानी आखिर में सिर्फ 3 कैदी ही बच निकलते हैं, जबकि बाकी सभी दोबारा पकड़ लिए जाते हैं। इसके बाद सभी पकड़े गए कैदियों को एक गाड़ी में बैठाकर कहीं और ले जाया जाता है। फिर भी वो कैदी खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अगली बार वो अपनी पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी जाती है और तभी एक अधिकारी कहता है आगे बढ़ने से पहले सब लोग नीचे उतर जाओ और थोड़ी देर लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद सभी कैदी गाड़ी से उतरकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और इसी दौरान रोजर मैक से कहता है आज मैं जितना खुश हूँ उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और अगले ही पल एक सरकारी अधिकारी लाइन में खड़े सभी कैदियों पर गोलियां चला देता है। अगले दिन चार्ली को वॉन लूगर के ऑफिस में लाया जाता है और अब वॉन लूगर थोड़ी झिझक के साथ बताता है कि भागे हुए 50 कैदी रास्ते में दोबारा भागने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। बाकी बचे 13 कैदियों में से 10 को दोबारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें वापस इसी जेल में लाया जा रहा होता है। दरअसल उस समय जर्मनी में इस तरह की हत्याओं को ही एनकाउंटर कहा जाता था और ये बात वॉन लूगर भी अच्छी तरह जानता था कि ये कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधी हत्या है। इसके बाद कहानी उन बचे हुए कैदियों की तरफ बढ़ती है जिनमें से 2 कैदी किसी तरह एक नाव तक पहुंच जाते हैं और वहां से दूसरे देश जाने वाली शिप पकड़ लेते हैं। इसी दौरान दोनों की मुलाकात जेम्स से होती है जिसे पहले ही सुरक्षित बाहर भेजा जा चुका होता है। इसका मतलब 63 कैदियों में से सिर्फ यही 3 कैदी भागने में कामयाब हो पाते हैं। अब बाकी 10 कैदियों को दोबारा जेल लाया जाता है और हिल्स जिसने भागते समय जर्मन अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी की होती है उसे फिर से आइसोलेशन में बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।